नमस्ते। कृतिका भाग 1 कक्षा 9 पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के हम यहाँ पर प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास पर आधारित पहला प्रश्न। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? उत्तर: राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। तुलना करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह हमेशा बीते हुए समय को याद करता है तथा उसे ही सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। हर समाज की आवश्यकताएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। समय के साथ स्वयं को भी बदलना और आगे बढ़ना आवश्यक है, इसलिए ऐसी तुलना करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। प्रश्न 2 है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? उत्तर: आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपने बेटे के भविष्य के लिए रूढ़िवादी लोगों के दबाव में आना पड़ रहा था। यह बात एक पिता की व्यवस्था को उजागर करती है, जो एक और तो बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना चाहता है, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए वह बाध्य है। इससे समाज में नारी की दयनीय स्थिति का पता चलता है। प्रश्न संख्या 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर: अपनी बेटी का विवाह तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह सरासर गलत है। वे चाहती हैं कि वह लड़के वालों के सामने सज संवर कर जाए उनकी लड़की, और अपनी BA पास होने की बात को उनसे छिपाए और यह बताए कि वह केवल 10वीं पास है। वे चाहते हैं कि वे वैसे ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। आज समाज में लड़का लड़की को समानता का दर्जा दिया जाता है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। अतः लड़की को कोई वस्तु या मूर्ख जानवर नहीं है कि किसी के इशारे पर कार्य करे। उसका भी अधिकार है कि वह जिसके साथ उसे जीवन भर रहना है उसके बारे में जाने। उसकी रुचियां, उसकी पसंद नापसंद का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। इस प्रश्न का उत्तर: हमारे विचार में दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस ढूंढ रहे हैं। उनके अनुसार स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए होती हैं। इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को वो कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। प्रश्न संख्या 5, आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इस प्रश्न का उत्तर: इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। पहला एक कमी है, शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते समय वह पकड़ा जा चुका है। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव सा है। जैसे कहा जाता है वह वैसे ही करता है। वह कमज़ोर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है। वह शरीर से कमज़ोर है तथा उससे सीधा तनकर बैठा नहीं जाता। वह अपना बोझ
स्वयं नहीं संभाल सकता तो परिवार क्या संभालेगा। प्रश्न संख्या 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, समाज में आज उमा जैसे दृढ़, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची लोगों को सबक सिखा सकती हैं तथा दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा। ऐसी लड़कियां जो आत्मविश्वास से भरी हों, निडर हों और नई सोच रखती हों। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा प्रदान नहीं कर पाते और ना ही किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। वे समाज के लिए बोझ हैं। प्रश्न संख्या 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, मनुष्य में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनकी वैवाहिक जीवन की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं ये दोनों। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि का कारण बनते हैं। इस पाठ के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों में ही समानता होनी चाहिए। नारी को कम समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अतः यह उचित शीर्षक है। यहाँ रीढ़ की हड्डी समाज की मजबूत युवा वर्ग का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं और क्यों। उत्तर, इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा ही है। कहानी उमा के इर्द गिर्द घूमती है। उमा की उपस्थिति भले ही थोड़े समय के लिए थी, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और एक नई दिशा प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इस प्रश्न का उत्तर, राम स्वरूप की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। वे आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारधारा से संपन्न एक मजबूर पिता हैं। एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वो छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता तथा कायरता झलकती है। गोपाल प्रसाद जो कि एक बहुत ही चालाक, बड़बोले और लालची व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद वे स्त्री पुरुष की असमानता में विश्वास रखने वाले दक्यानुसी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारण भविष्य में मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते हैं। वे विवाह जैसे रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनकी लालची स्वभाव का पता चलता है। प्रश्न संख्या 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को समाज के सामने लाना। दूसरा उद्देश्य है लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना। और इसका तीसरा उद्देश्य है लड़कियों के विवाह के समय उनकी पसंद नापसंद, रुचि आदि को महत्व न दिया जाना। लड़कियों के विवाह के समय उनके माता पिता को दबाया जाना तथा उन्हें अनुचित समझौते करने पर विवश किया जाना। प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। हमें महिलाओं को कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए तथा ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। उनके मान सम्मान को ध्यान में रखकर अश्लील हरकतें न करें तथा ऐसा करने वालों को भी हतोत्साहित न करें।
अपने समय की महान और विदेशी स्त्रियों के उदाहरण समाज में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। लड़के और लड़कियों की तुलना करते हुए उन्हें कभी भी हीन नहीं समझना चाहिए। ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इनके रिटन नोट्स आपको सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं। यहाँ से आप देखकर अपने कॉपीज़ में लिख सकते हैं, उन्हें अच्छे से याद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।